जी जनाब, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स। इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है रैंडम और एक है वेरिएबल। तो ये इंशाल्लाह इसकी आज हम वजाहत करेंगे कि इससे क्या मुराद है। यार ये दरवाज़ा बंद कीजिएगा पीछे से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम लोगों से कि वो फोकस्ड रहें आपस में। जो बातचीत है मुमकिन है उससे फिर आप यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे, तो इसलिए आप फोकस्ड रहें। अच्छा, अब तक हमारे मामलात कुछ इस तरह से थे कि हमारे पास कोई इवेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी कोई सैम्पल स्पेस थी, लेट्स से A1, A2, AN। आई एम एज्यूमिंग कि सैम्पल स्पेस फाइनाइट है, इसलिए मैंने n लिख दिया। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि सैम्पल स्पेस इन्फिनिट हो। इन दैट केस वी हैव अ लॉट ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक। और हमारे पास कुछ इवेंट्स होते थे, लेट्स से A कोई एक इवेंट है, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से A1, A3, A9। सिमिलरली वी हैव सम इवेंट B, समथिंग 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 जो भी है, एंड वी मे हैव अ लॉट ऑफ इवेंट्स, ओके। देन probability of a particular event can be computed by the sum of the probabilities in the event A, the outcomes in the event A. For example, इसमें A1 है, A3 है, A9 है, तो all the elements that belong to A, these are outcomes, और हर आउटकम की probability और तमाम आउटकम्स की probabilities का sum, that is basically the probability of event A. इसी तरह जी A belongs to A, देखें इसको मैं ये A1 है ना, A3 है, A9। आप लोगों ने C++ में या पाइथन वगैरह में या किसी भी लैंग्वेज में लूप लगाना सीखा होगा, यस। उसमें लूप होता है नॉर्मली कि आप, यानी अगर मैं C++ की बात करूं तो व्हाट यू नॉर्मली डू इज़ फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, ये आपकी इनिशलाइजेशन होती है, यस। एंड देन i इज़ लेस और इक्वल टू सम वैल्यू मे बी 10 एंड i प्लस प्लस, और ये लूप की बॉडी, इसमें जो भी वर्किंग होनी है, सही है। इस i प्लस प्लस को आप चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल i प्लस इक्वल्स टू या समथिंग लाइक दैट। इसकी मुख्तलिफ तरीके, कई दफ़ा ऐसा होता है जिन एलिमेंट्स के ऊपर आपने आइट्रेट करना होता है ना, यू वांट टू आइट्रेट ऑन दैम डायरेक्टली रादर दैन एन इंडेक्सर जो इंडेक्स करे उसको ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास A है, दैट इज़ अ लिस्ट और अरे, इट हैज़ सम एलिमेंट्स A1, A2, A3। इसके ऊपर अगर मैंने इन एलिमेंट्स के ऊपर लूप करना, दिस इज़ बेसिकली A1, A3, A9। अगर मैंने इन एलिमेंट्स के ऊपर लूप करना है तो कई तरीके हैं। एक तरीका, फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ के हवाले से बात करूं तो दैट माइट बी फॉर i, लेट्स से i की डेटा टाइप पहले डिफाइंड है इंट i इज़ इक्वल टू 0, I guess that's semicolon, I is less than 3, I प्लस प्लस। और अब मैं कुछ एक्सेस, इन एलिमेंट्स को जब मैं एक्सेस करूँगा तो इस तरह से करूँगा, A इज़ इक्वल टू AI, yes। So the A is the ith element। नेक्स्ट में पहली आइट्रेशन में A के अंदर वैल्यू आएगी A1, दूसरी आइट्रेशन में A के अंदर वैल्यू आएगी A3, तीसरी आइट्रेशन में A के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी A9, yes, मेक सेंस। This is exactly that thing. This is a loop. This is a loop on the elements of A. इसको अगर मैं पाइथन में लिखूं तो पाइथन में भी आप इंडेक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन इंडेक्सर, यानी एक इंटीजर जो इंडेक्स करता है, यू कैन यूज़ दैट। यार आप खड़े हो जाएं,
ये वाले साहब जी, जिसकी आंखें नज़र नहीं आ रही आप खड़े हो जाएं। क्या बता रहा हूँ मैं, बताएं ज़रा जी। हाँ, इंडेक्सिंग के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ, उसी बढ़क से बताएं ना जिस बढ़क से आप नॉर्मली बात कर रहे थे। नहीं, मैंने तो इंडेक्सर के बारे में ये नहीं कहा कि सॉरी सर, मैं तो कुछ और बात बता रहा था। मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले 2 दफ़ा अनाउंसमेंट किया, दोनों दफ़ा मैंने आपको देख के अनाउंसमेंट किया और मेरा दिल था कि मैं आपको पॉइंट आउट ना करूं। आई वाज जस्ट टेलिंग इट जनरल के देखें यार फोकस करें एंड स्टफ, और आप फिर शुरू हुए में बैठे तशरीफ रखें। अब ये रिकॉर्ड हो गया, मैं इसको बाद में काट दूंगा इसके अंदर से, ठीक है। एनीवेज, सो this is kind of a loop on elements of A. So you can, for example, say, अगर मैं पाइथन में बात करूँ, पाइथन में आप डायरेक्टली अरे के एलिमेंट्स के ऊपर लूप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर A in A, that means in sequence the A is now the first element of A, then the second, then the third, and so on. And here you can say P equals 0, P equals P plus A. That's what this loop is doing. Normally तो ऐसे होता है ना कि हम लिखते हैं I is equal to 0, I plus plus and it goes to N. What if you want to change this behavior? ठीक है, उसके मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि you just stay general, आपके पास जो सेट है जिसके ऊपर आपने एलिमेंट्स को आइट्रेट करना है, just say कि my variable iterator is iterating over the elements. So first time A is the first element, then the second element, then the third element, and so on. At the end of the day, it's just a loop. Okay? Make sense? Okay. So that's probability of an event A. And similarly, we can compute probability of any event. We can also compute probability of an event given information about the other event, which is called conditional probability. As you know, the formula for this is probability of A intersection B divided by probability of A. और इसको कंप्यूट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, शॉर्टकट्स भी हैं, जिसमें ये हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट पूरा का पूरा कंप्यूट करना ज़रूरी नहीं होता. यू कैन गो डायरेक्टली एंड यू कैन फाइंड दैट आउट. सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. इसके अलावा हमने इवेंट्स के बारे में और भी कुछ, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो A इंटरसेक्शन B, दैट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B given A, and you can also write probability of B into probability of A given B. So either way, when you have probability of A intersection B, you can write either of these forms, because the reason is A intersection B is really the same as B intersection A. So there is no notion of the first set or the second set. That's why you can write it either this way or that way. It's your choice. Make sense? अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें इक्वेशन 1 को, और आप गौर से देखें A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, आइदर वे आप इसको B इंटरसेक्शन, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो चूंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, चाहे आप यहाँ पे B इंटरसेक्शन A लिख लें, इट्स अप टू यू. लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल. चूंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी. दैट मीन्स वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A equals probability of B into probability of A given B. Make sense? And now if I just place this value down there, I will get probability of A, and this particular thing that you have derived just in a few minutes, this is extremely powerful in I don't know how this is powerful in probability theory, how practical or how application wise this is powerful in probability theory, but this is the
one of the most powerful pillar in artificial intelligence. This particular formula that you have just derived, this is called Bayes rule. Some people, I mean, it is also called Bayes rule, it is also called Bayes theorem, Bayes law, you can call it several ways. And you have derived just this very quickly, that's the formula. जब हम कुछ मशीन लर्निंग या मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पे इंशाल्लाह कोड करेंगे, मैं आपको पाइथन में कोड करके कुछ एप्लीकेशन चला के दिखाऊंगा, यू विल सी कि दिस सिंपल थिंग इज़ वेरी पावरफुल. क्लियर है? मैं जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे दूँ. व्हाट इफ बी इज़ अ रैंडम वेरिएबल, what if B is a random variable that represents a particular class among people, for example, male, female, let's say, male, female. What's the probability that the next person is a male? What's the probability that the next person entering in this class is a female? Okay, जो information आपको given है इसको answer करने के लिए, the information that is given to you is, let's say, the face image, the whole face image. I'm talking about face detector, face classifier. आप लोगों में अक्सर लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी ये फेस लॉक ऑन किया होता है, तो वो ये फेस है तो ये डिसीजन लो, अदरवाइज़ ये डिसीजन लो, पीछे इफ कंडीशन लगी होती है ना, लेकिन पहले तो फेस रिकग्नाइज होता है ना. सही है, फेस रिकग्नाइज कर लें, या आप डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, कोई भी है मेल फीमेल कैटेगराइज, उसको कर लें, या जो भी क्लासेज हैं आपकी, फॉर एग्जांपल ये सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में अलाउड हैं, दीगर स्टूडेंट्स इस क्लास में अलाउड नहीं है, अगर ये रिकग्निशन कोई भी, योर बी विल रिप्रेजेंट अ क्लास, either it's a male or female, let's say, for example, gender classification through face images, and this is a face image. So this is the information. जब आप enter होंगे, what information the software has? The image. क्योंकि image ले चुका होगा, that's the information that is available. Now given that information, what is the probability that this face belongs to a male or a female? That we need to classify. अगर मेल की probability लेट्स से 0.5 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे द मेल इज़ एंटरिंग, और फॉर एग्जांपल अगर यही सॉफ्टवेयर आपने फीमेल हॉस्टल के बाहर लगाया हुआ है तो दैट कुड जनरेट एन अलार्म एंड वाइस वर्सा. यू कैन ऑटोमेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेक सेंस? और अगर probability मेल की 0.3 है लेट्स से, विच मीन्स द फीमेल probability फॉर अ फीमेल इज़ 0.7, दैट मीन्स कमिंग अप थ्रेशोल्ड आप अप डाउन कर सकते हैं कि मैंने 0.5 पे डिसीजन लेना है, या मैंने हाउ सेंसिटिव आई एम गोइंग. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, probability of a person whose face image is available, that's the information that is available. What's the probability that the person is a male or a female? Okay, that actually can be computed as the following. So let's say I'm talking about the probability that B represents, let's say, the probability of males. Then it is computed as the probability of males without any information, which means कि normally यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं, हिस्ट्री में हमने देखा है, उनमें से मेल्स कितने होते हैं टोटल में से. फॉर एग्जांपल पिछले 50 साल का या पिछले 50 दिनों का डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, और आप देखते हैं कि हर रोज़ यहाँ पे मेल्स नॉर्मली आते हैं 65%, और फीमेल्स जो हैं वो नॉर्मली लेट्स से 35% आती हैं. किसी दिन मेल ज़्यादा, फीमेल्स कम, एंड सो ऑन. बट व्हेन यू गेट एन एवरेज ओवरऑल फॉर दिस क्लास, लेट्स से, it turns out कि the male average, entry average is 65%, and the female entry average is, let's say, 35%. Then this will go to 0.65. This is called prior data. कि information नहीं है इस वक्त, फेस इमेज को देखे बगैर आपकी क्या राय है कि जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले 50 दिनों में आपने देखा ही है कि नॉर्मली द पीपल मेल्स दे अपीयर लाइक इन मोर इन नंबर देन द फीमेल्स,
देन आपसे मैं सिर्फ ये पूछूं कि जो अगला बंदा नेक्स्ट आएगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, आप बताएं। तो बेस्ड ऑन दिस नंबर 65 यू हैव नो अदर चॉइस दैन सेइंग कि यार वो मेल होगा, बिकॉज यू आर 65% श्योर दैट इज़ दिस नंबर। ये नंबर क्या है? दिस इज़, मैं इस पे अभी हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स होने हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, कि जो इमेजेस आती हैं आपके पास उनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। इस पे कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी विल बी हैविंग सो मेनी लेक्चर्स ऑन दिस बेस रूल व्हेन वी विल कोड देम प्रैक्टिकली। आसान हो रही है, उसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। चलें जी, रिज्यूम करते हैं। सो मैं इसके बारे में अभी थोड़ी सी तफसीली बात करता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज़ दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। फॉर एग्जांपल इफ़ बी रिप्रेजेंट्स, बी इज़ एन इवेंट, इस वक्त हमने रखा हुआ है कि बी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल बी वैल्यू वंस मीन मेल्स एंड बी वैल्यू लेट्स से 0 मीन्स फीमेल्स लेट्स से, then probability of the image given that given information that this image is of a male. So इसमें ये होगा कि ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि यार जो मेल्स होते हैं उनके फेस इमेजेस इस तरह के होते हैं, काफ़ी सारे, ठीक है। तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर कोई ऐसी इमेज देंगे जो लेट से मेल फेस जैसी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कम आएगी। ये भी एग्जैक्टली जैसे हम प्रोबेबिलिटी लॉ नहीं बनाते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट एंड सो ऑन। क्लियर है? So this very basic formula turns into a very powerful face recognition system. Obviously there are implementation details, there are details कि यार ये वाली चीज़ एस्टिमेट कैसे करनी है, ये वाली चीज़ एस्टिमेट कैसे करनी है, ये वाली चीज़ एस्टिमेट कैसे करनी है, क्या हमें ये सारे कंपोनेंट्स एस्टिमेट करने की ज़रूरत है। There are implementation details that we will cover in the class, in this class, not in this class, in this course we will cover this and we will implement this, ठीक है। But the point here is this very simple formula of conditional probability becomes a very, very powerful classification method. ये अनाउंसमेंट है जी, सुन लें आप। वेंसडे को 28 फरवरी से मिनी ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे होगा कि ओपनिंग सेरेमनी में फर्स्ट टाइम मार्च पास्ट हो रही है, ड्रमर्स वगैरह आएंगे और एनसी और ओसी से एक क्लास जो है वो मार्च करती हुई टाउन में जमा होंगे। फिर वहाँ पे जोर सर वैसे बुखारी है और ओसी से जो होंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वो अपनी अपनी स्पीच करेंगे। देन वो जो फायर जलाते हैं वो, उसके बाद कुछ सेट ऑफ इवेंट्स होंगे।
और फिर वहाँ पे हमने सोचा कि ऑन द स्पॉट टग ऑफ वॉर जो है ना वो लड़कों की करवाई जाएगी एक, बजाय इसके कि वहाँ पे एक मैस क्रिएट हो जाता है, लोग भंगड़ा डांस वगैरह करते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे टग ऑफ वॉर का मैच करवाएंगे। और मार्च पास्ट के लिए आप लोगों की क्लास का एक फ्लैग होगा जिस पे आपकी क्लास का नेम और कोई भी स्लोगन रख सकते हैं, तो वो आप में से कोई एक मेक श्योर कर ले कि वो प्रिपेयर करवा ले वेडनेसडे तक, और मॉर्निंग में सारी इवेंट्स वगैरह होंगी तो आप लोग prepare सकते अच्छा, आप लोग कलर बॉम्ब्स भी लेके आ सकते हैं, जब क्लास आ रही होगी ना आप लोगों की, तो आप लोग कलर बॉम्ब्स भी मतलब आईटी लेके का आ थीम सकते हैं। बोलेंगे जी और एक थीम आईटी का सॉरी, हैं। थीम का नहीं आप अपनी क्लास की कोई थीम कर सकते हो इसमें। इंस्टीट्यूट होनी चाहिए आईटी एससी और सीएस नहीं नहीं, आपने खुद से करनी है तो आप कर सकते हो इसमें। और ट्रांसपोर्ट का भी कोई इशू नहीं होगा, और कैंपसेस से न्यू कैंपस को बसेस चलेंगी और जिसकी टाइमिंग के बारे में आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो बेटे ये क्लासेस होंगी इसमें? नहीं ऑफ है, इसमें ऑफ है क्लासेस तीनों दिन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। सैटरडे संडे दरअसल ऑफ है। अच्छा सुने जी बातों को, सुने। ये अभी तो मैंने आपके सामने फेस रिकग्निशन सिस्टम का एक, ऑब्वियसली ये अगर आपके जहन में ये नहीं बैठ रहा कि ये कैसे होता है बैकएंड पे, तो दैट इज़ फाइन। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये यू गेट द होल पिक्चर अनलेस वी इम्प्लीमेंट दिस। जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह तो फिर आप देखेंगे कि हाउ इज़ दिस वर्किंग। लेकिन जस्ट टू टेल यू कि लेट्स से देयर इज़ सम इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स से देयर इज़ सम ब्लैक बॉक्स फंक्शन जो इसको भी एस्टिमेट कर लेता है एक फंक्शन की सूरत में, इसको भी एस्टिमेट कर लेता है इसको, यानी एक फ़ंक्शन है जिसमें मैं b को इनपुट देता हूँ तो मुझे कोई वैल्यू निकल आती है, लेट्स से 39। इसी तरह कोई फंक्शन है जिसमें मैं a गिवन b इनपुट देता हूँ इन सम फॉर्म, कोई फंक्शन पाइथन में लिखा हुआ है, एंड इट रिटर्न्स मी सम वैल्यू, लेट्स से 0.01। सिमिलरली दिस वन, इफ़ दैट फंक्शन इज़ अवेलेबल कि आप उसमें जो भी इनपुट दें इट रिटर्न्स यू प्रोबेबिलिटीज़, और वो किसी तरह से एस्टिमेट हुई हुई हैं, लेट्स से पहले से पड़ी हुई हैं हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे, देन इट्स रियली पावरफुल। यानी आप इसको ना सिर्फ इसको मेल फीमेल क्लासिफिकेशन के तौर पे देखें, इसमें और बहुत सारी वो है कि यार एनी क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये इमेजेस के थ्रू जो ऑब्जेक्ट आप डिटेक्ट करते हैं, इवन चैट जीपीटी में आपका जो नेक्स्ट वर्ड जनरेट होना है उसकी प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट वर्ड गिवन द प्रीवियस वर्ड्स वो कैसे जनरेट होना है। चैट जीपीटी यूज़ किया आपने? यूज़ करें बेटा, चैट जीपीटी यूज़ करें। देखिए मेरी बात सुने, चैट जीपीटी गालिबन आपको कहा जाएगा इस वजह से यूज़ ना करें कि उसमें आप लेट्स से कोई अपनी चीटिंग हैबिट्स डेवलप कर लेंगे गालिबन, कि आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आप वहाँ से देख लेंगे और वगैरह वगैरह, तो आपकी जो लर्निंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये आर्गुमेंट भी दुरुस्त है, ये गलत नहीं है। लेकिन अब बेटा ये बिल्कुल इंटरनेट जैसी बात है, ये आप पे है कि आप उसको किस फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक बहुत पावरफुल टूल भी है आपकी एक्सप्लोरेशन के लिए, अगर आप उसको यूज़ करें तो यू कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स। तो इस हवाले से मेरा आपको ये मशवरा है कि चैट जीपीटी को आप हैवीली यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि दिस इज़ द टूल जो हर एक को यूज़ करना आना चाहिए, और इसकी बेस पे आप आई मीन यू शुड नो बिट्स एंड बाइट्स हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी एंड हाउ टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग इट। अब इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कोर प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे डालें, वो आप अपने तौर पे जारी रखें। ये बिल्कुल ऐसी है कि इंटरनेट को आपने बेहतर इस्तेमाल करना है या बेहतर इस्तेमाल नहीं करना, ऐसी है चैट जीपीटी को आप किस यूज़ के लिए करना चाहते हो, लेकिन यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट। तो चूँकि आपने यूज़ नहीं किया हुआ इसलिए मैं उसकी एग्जांपल बरल नहीं देता, जस्ट आपको मैं ये बताता चलूँ कि उसमें अगर आप कोई सवाल लिखते हैं तो उसका जवाब जो है ना वो आ जाता है। ठीक है, वो जवाब दुरुस्त भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, उसका दुरुस्त होने की कोई गारंटी नहीं है, गलत भी हो सकता है कोई भी। उसमें जो की पॉइंट है ना देखने वाला वो ये कि वो जो एक वर्ड लिख देता है ना पहला इंग्लिश का, उसकी बेस पे सेकंड वर्ड जनरेट करता है, फिर पहले 2 की बेस पे थर्ड वर्ड जनरेट करता है, फिर पहले 3 की बेस पे फोर्थ एंड सो ऑन, एंड दैट डिसीजन इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिस्टिक।
गिवन दीज 3 वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल जो वो जनरेट कर चुका है, what is the probability of the 4th word from the vocabulary? And at each and every step and each and every word, it is calculating a probability. And whatever that is the larger probability, या उसके कुछ schemes होती हैं proper, उसके लिहाज से वो. So I'm just telling you this very simple method or very simple derivation turns into a very big monster today. Clear? इसको estimate कैसे करते हैं? We will cover it in random variables. Make sense? But you should know it. You should know it what's Bayes' rule. And it is just a simple derivation of these two equations which represent the same thing. सही है? अच्छा, हमने बात शुरू की थी रैंडम वेरिएबल से और हम फिर दोबारा इवेंट्स की तरफ आ गए. समटाइम्स इट इज़ हैंडी कि आपके जो इवेंट्स हैं या आपके जो एक्सपेरिमेंट आपने किया उसकी जो आउटकम्स हैं या उससे जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, you somehow represent them in numeric or quantitative form rather than a descriptive form. मिसाल के तौर पे आपका एक्सपेरिमेंट है, आपने 2 डाइस रोल की, सही है, 2 डाइस रोल की. आपकी सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 डाइस हैं, लेट्स से 4 साइडेड डाइस हैं, दोनों 4 साइडेड डाइस हैं. मैं ये नहीं बता रहा कि वो फेयर हैं या अनफेयर हैं, जो भी फेयर हैं या नहीं है. 2 डाइस हैं, आपने साइमल्टेनियसली रोल कर दी. जो आपकी सैम्पल स्पेस बनेगी, इट विल कंटेन 16 पेयर्स. यस, ऐसा ही है ना? यानी जो टोटल आउटकम्स होंगी वो 16 होंगी. पहली पे भी 1 आया, दूसरी पे भी 1 आया, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 2 एंड सो ऑन. सही है ना? वो सारे जो हैं इसके पेयर्स बन जाएंगे. अब एक इवेंट तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप इवेंट बनाएं कि अगर पहली डाइस पे भी 1 आए, दूसरी डाइस पे भी 1 आए, या दोनों डाइस पे सेम आए. फॉर एग्जांपल दैट माइट बी एन इंटरेस्टिंग इवेंट फॉर समबडी. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, यानी वो जीत जाएगा अगर दोनों डाइस पे सेम नंबर आए. समटाइम्स द इवेंट्स, इफ़ यू रिप्रेजेंट दैम इन न्यूमेरिक फॉर्म, इन नंबर्स फॉर्म, they actually make much more sense. They become more descriptive, concise. और दूसरी जो चीज़ है, now you can process them in a computer. They are numbers. They are no longer strings like a lot of paragraphs and stuff. ठीक है? और अगर हम उनको नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और रिप्रेजेंट करने के बाद भी उनमें वही पावर हो जो विदाउट रिप्रेजेंटिंग नंबर्स थी, तो वी आर गुड टू गो. सही है? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ x represents the sum of 2 dice. डाइसेस होता क्या होता है? पता नहीं. डाइस ऐसा तो नहीं आता एंड पे? डाइसेस. अच्छा, ये मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आता हो तो लिख लीजिएगा, नहीं आता हो तो ना लिखिए. ठीक है? मुझे नहीं पता ऐसा आता है एंड पे या नहीं आता. तो x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं? x की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप रोल करेंगे 0 पॉसिबल नहीं है. ठीक है? x की वैल्यू जी, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती. ठीक है? इसी तरह x की वैल्यू 4 हो सकती है एंड सो ऑन. आप ज़रा गौर कीजिए, x की वैल्यू 2, इट बेसिकली कॉरस्पॉन्ड टू एन इवेंट, दिस इवेंट. x वैल्यू 3, it corresponds to an event 1 2 2 1. X value 4, it corresponds to an event 1 3 3 1 and 2 2. Similarly, you can write further values of x. Each value of x actually represents an event. And further, ज़रा गौर से देखिएगा, आप जो भी ये नंबर डिफाइन कर लें विच रिप्रेजेंट्स एन इवेंट, जब उसकी आप सारी वैल्यूज़ लिखेंगे ना और उसके अगेंस्ट जो आप इवेंट्स लिखेंगे, दोज ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव.
यानी कोई एक आउटकम सैम्पल स्पेस वाली ऐसी नहीं होगी जो मल्टीपल इवेंट्स में जा रही हो, क्योंकि x की वैल्यू 2, सारी आउटकम जो 2 बनाती हैं वो एक सेट में आ गई, अब वो कहीं और नहीं जा सकती। मेक सेंस? सो दीज फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन, मैक्सिमम हो सकता है x इज इक्वल टू 8। सही है? तो 5 के अगेंस्ट एक इवेंट आ जाएगा, 6 के अगेंस्ट एक इवेंट आ जाएगा, 7 के अगेंस्ट एक इवेंट आ जाएगा, 8 के अगेंस्ट एक इवेंट आ जाएगा। आप इन सारे इवेंट्स को देखिएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे और इनका यूनियन लेके सैंपल स्पेस भी बनती है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसको क्या कहते हैं, पार्टीशन। दैट्स अ पार्टीशन। सही है? मैंने डिलिबरेटली लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं किया जस्ट टू मेक श्योर कि यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, और अभी मैं यही करूँगा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन जब आपके फाइनल हो जाएंगे उसके बाद अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। नहीं, यू आर जस्ट, आई मीन आई वॉज एस्टॉनिश्ड, 4 लोग बैठे हुए हैं क्लास में, मैं घर से घर से बना के अपलोड कर दूँगा। देखें आप सी आ रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि जो कोई भी क्लास होती है उस क्लास के टाइम पे कोई दूसरा इवेंट ना हो। नहीं सर, मैथ का एक एग्जाम का मसला हुआ था ना, तो पूरे मतलब 20 बच्चों का पेपर था ठीक है, अगले दिन, तो उसकी शायद तैयारी कर रही थी। वो आप मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं, हम क्लास रीस्केड्यूल कर देते हैं। आपके पास पूरा ग्रुप बना हुआ है, उसमें चीज़ें इन्फॉर्म कर दिया करें। ठीक है? नहीं जी, जो आए थे उनको मिलेगा बेटे, वो मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप इन्फॉर्म करते। अभी भी वो अलर्ट्स के अंदर मैंने वो छोड़ा नहीं है, इसीलिए देखने के लिए वो आ रहा होता है जनाब के लैब 4 किसने लेनी है, लैब 5 का कौन कमेंट करें फलां। यू आर, आई मीन डूइंग दीज डिस्कशंस विच आर यूजफुल, डू दी अदर डिस्कशंस टू, जो आप समझ रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग कि हम अपने इंस्ट्रक्टर से कह के वी कैन गेट अ रिलीफ, और उसके बाद हम उसको जस्ट से इट। समझ रहे हैं? आप ज़रा इस डिसरिस्पेक्ट को देखें कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है और क्लास में कोई नहीं है, इसको भी देखें थोड़ा सा। समझ रहे हैं? नहीं, लेक्चर चले मैं अपलोड कर दूँगा। अब तो मैंने अटेंडेंस क्विज़ेस शुरू भी कर दिए हैं, अब इंशाल्लाह आई विल ट्राई ऑल द सोर्सेज टू कीप यू इन क्लास। अर्लियर आई वॉज थिंकिंग यू आर मैच्योर इनफ, बट मेरा ख्याल है आप मेरे जैसे ही हैं, तो बस ठीक है जी। x इज इक्वल टू 5, इसका बेटे एक इवेंट होगा पूरा, मतलब यू कैन राइट दम आउट। अब सिर्फ ये है, जो सैम्पल स्पेस की एक आउटकम है ना, वो किसी एक सेट में जाएगी, मल्टीपल सेट्स में जा नहीं सकती। सही है? चूंकि कोई भी आउटकम 2 मुख्तलिफ सेट्स में नहीं होगी, इसलिए ये सारे के सारे सेट्स ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इनके इंटरसेक्शन, कोई सा पेयर उठाएं, इसकी इंटरसेक्शन ले एम्प्टी होगी। प्लस चूंकि सारी आउटकम्स कवर होंगी, सारी की सारी आउटकम्स, हर आउटकम किसी न किसी सेट में मौजूद है, इसलिए जब आप इनका यूनियन लेंगे यू विल गेट द ओरिजिनल सैम्पल स्पेस बैक। सही है? लिहाजा ये जो वेरिएबल आप ले, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? हमें बताया गया था ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एक हाउस होल्ड की, या हाउस होल्ड तो नहीं उसको कहना चाहिए, होल्डर होता है एक, जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है? एक सिंबल सा होता है, होल्डर कह लें आप, प्लेस होती है जिसमें आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ रख सकते हैं। वेरिएबल इसलिए कि मुख्तलिफ किस्म की वेरीड वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें असाइन की जा सकती हैं। इस एक डब्बे में, इस बॉक्स में कभी आप 5 रख सकते हैं, कभी आप 6 रख सकते हैं, कभी 7 रख सकते हैं। दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है? ये चेंज होता रहता है। अब ये रैंडम क्यों है? वेरिएबल तो इसलिए कि ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले सकता है। ये रैंडम क्यों है? देखिए, आप एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट करने जा रहे हैं, x रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ 2 डाइस। सम की वैल्यू क्या आएगी? आर यू श्योर अबाउट इट? सो इट्स रैंडम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। इट्स रैंडम बिकॉज इट्स वैल्यू you do not know for sure what is the value. Variable because there are a lot of values that it can take eventually. सही है? अच्छा, एक ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है एक कंटेस्टेंट हो, उसने बेट लगाई हुई हो कि यार अगर सम 4 आएगा ना तो मैं जीत जाऊंगा। सही है? एक और कंटेस्टेंट है, उसने अपनी बेट लगाई हुई है, उसका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है मैक्स ऑफ 2, मैक्स ऑफ
the 2. Max of the 2. Now y can take value 1, y can take value 2, y can take value 3 and y can take value 4. Max. और वो ये कहता है कि अगर max 2 आ गया तो I will win. उसने इस पे बैट लगाई हुई है. So for the same experiment you can come up with multiple random variables. Again y is random. क्यों? आप next जो 2 डाइस रोल करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, वो नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, वी डू नॉट नो. दैट्स रैंडम. समझ आ रही है? और ये रैंडम तो हो गया. अब ये वेरिएबल क्यों है? इसकी वैल्यूज 1 से ज़्यादा हैं. 1 2 3 4 रैंडम वेरिएबल. क्लियर है? यस? अच्छा. अब फर्ज करें मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट था, उसकी कोई सैम्पल स्पेस थी, उसके कोई इवेंट्स भी थे. मैंने उससे एक रैंडम वेरिएबल जनरेट कर लिया या रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया जो मेरे इंटरेस्ट का था. वो जो भी रैंडम वेरिएबल, उस रैंडम वेरिएबल की ये वैल्यूज़ हैं. लेट्स से x is equal to 3, x is a random variable, x is equal to 9 and x is equal to -7. Let's say these are the values. There was some experiment and I defined, this is a random variable that was defined on that, and these are the possible values that could be generated. Obviously x is equal to 3 will represent eventually an event which is a subset of sample space. X is equal to 9 will represent an event which is another subset of the sample space, and x is equal to -7 will represent an event which is a subset of the sample space. और इन तीनों का यूनियन जो है वो sample space भी बन जाएगी. But let's say we are not caring about the individual outcomes, we are caring about these numbers. If 3 happens, if x takes value 3, whatever the underlying event is, I win. Then the probabilities will be defined based on these numbers. For example, probability of x is equal to 3, probability of x is equal to 9, probability of x is equal to -7. So probability of x is equal to 3, let's say जो भी underlying distribution थी, जो भी underlying historical data था, मैं अपने पास से लिखने लगा. सही है? Let's say probability of this is 0.4, let's say probability of this is 0.25. What will be the probability of this value? याद रखें probabilities का sum हमेशा 1 होना चाहिए. These are all the possibilities. 0.35 sure? Yes, 0.35. Clear है? Yes? And you can definitely have another random variable on the same experiment और उसकी कोई distribution given होगी. अच्छा, अगर रैंडम वेरिएबल के अतबार से प्रोबेबिलिटी टेबल गिवन हो, ये टेबल सा है ना, इस टेबल को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है. ठीक है? तो इसको हम कहते हैं, नाम मुश्किल है लेकिन आपने देख लिया, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, probability mass function. The total mass is 1 and this is distributed over different values of the random variable. सही है? वही एक्सियम्स जो इवेंट्स पे थे वही एक्सियम्स रैंडम वेरिएबल पे हैं. Probability of any random variable must be larger or equal to 0. The sum of probabilities of all random variables must be 1. These two axioms must be satisfied. जैसे किसी भी इवेंट की probability जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. is greater or equal to 0 and less or equal to 1. ये तो ऐसे तो चलें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बहरहाल क्योंकि हमने ये लिख दिया. तो लेकिन the probability must be non-negative plus the probability of the all possibilities, that becomes 1. x यहाँ पे सम, x यहाँ पे सम नहीं, x रैंडम वेरिएबल है. It may be represented in a very weird way. It may be sum of those digits of the 2 dice divided by 37 whole modulus. It may be that number.
It could be something of interest. But rather than seeing what it is, let's see given this, and these are the probabilities, how can we proceed? Make sense? It can be anything. चलें जी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, फिर आपको मैं जाने दूंगा। एक्सपेरिमेंट ये है, ये आपने शायद खेला होगा, इसको पता नहीं कौन सी गेम कहते हैं, वो जो लगा होता है आगे, वो पहिया तो नहीं होता है, फिक्स ही होता है, और आपने वो मारनी होती है उसमें, वो सुई वाली, क्या कहते हैं, डार्ट कहते हैं उसको, डार्ट गेम कहते हैं इसको, डार्ट, वो जो मारनी होती है उसको डार्ट कहते हैं। तो अगर आप वो सेंटर में मारते हैं यहाँ पे, तो आपके बहुत सारे नंबर हैं, फिर इससे आप जितना दूर होते जाते हैं आपके नंबर कम होते हैं, ऐसे ही है, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो फ़र्ज़ करें वो डार्ट आपके हाथ में है। एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने वो डार्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े होके फेंकना है, सही है? अजम्पशन ये है कि वो डार्ट इसके अंदर ही लगेगा, ये नहीं कि आपने फेंका तो वो उधर निकल गया, लेट से, या दीवार पे लग गया, लेट से इसके अंदर ही लगेगा, यानी कम से कम इतने निशानची आप हैं कि आप उसके अंदर लगा लेते हैं, लेट से। इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स कई आप डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आउटकम्स अगर मैं इसको एज एक्स एक्सिस और इसको एज वाई एक्सिस ले लूँ और इसको मैं ले लूँ ओरिजिन, सही है? सो लेट से रैंडम, देर आर 2 रैंडम वेरिएबल्स, या there are, let's say, 2 random variables, x which represents the x coordinate of the hit, and let's say y is a random variable that represents the y coordinate of the hit. कोऑर्डिनेट में 2 आते हैं, मैंने एक लिख दिया, वो सही कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट 2 होते हैं ऑफ द हिट, सही है? तो वो लेट से जो आप डार्ट फायर करेंगे वो यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, वो यहाँ पे लग सकता है। चूँकि वो कहीं पे भी लग सकता है, इसलिए x और y दोनों रैंडम वेरिएबल्स हैं। आप फॉर श्योर नहीं बता सकते ना कि वो एग्जैक्टली उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा, x के बारे में आप श्योर नहीं है, सिमिलरली y के बारे में आप श्योर नहीं है। सो ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स हैं, चारों नहीं, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ है, y कोऑर्डिनेट कुछ है, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस में है, y कोऑर्डिनेट कुछ है, एंड सो ऑन। देखें, आप रैंडम वेरिएबल अगर ये डिफाइन करते हैं ना कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, दैट्स अ डिफरेंट रैंडम वेरिएबल। आप जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज वन रैंडम वेरिएबल, लेट्स से z इज अ रैंडम वेरिएबल दैट इज डिस्टेंस from the origin, ठीक है? तो ये एक ही रैंडम वेरिएबल है। अब ये डिस्टेंस 0 हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग, एंड लेट से ये सर्कल जो है वो लेंथ 1 का है, यानी ये टोटल रेडियस 1 है। तो z की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। चलिए हम इस एक रैंडम वेरिएबल पे आ जाते हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट्स पे नहीं आना चाहते। एक्चुअली दिस इज सिंपल। Let me first ignore the coordinates. Let me just define one random variable, which is, let's say, distance of the hit dot जो लगा है from the origin, and that is always between 0 and 1 because the total radius is, वो definitely अगर इतने radius में आ रहा है तो इतने points में लेंगे, इतने में आ रहा है तो इतने, but this z is the exact number, it is 0 point something and वगैरह। सही है जी? अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि z की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मुझे बताएं, सारी वैल्यूज़, जैसे अभी मैंने x की सारी वैल्यूज़ लिखी थी ना थोड़ी देर पहले कि x इज सम ऑफ दोज, z इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द हिट। तो z की पॉसिबल वैल्यूज़, z इज़ इक्वल टू 0, ये स्टार्टिंग वैल्यू ये होगी, एंडिंग वैल्यू ये होगी जी। नेक्स्ट वैल्यू जी 0.1, यानी आप कह रही हैं कि डिस्टेंस 0.1 और 0 के दरमियान हो ही नहीं सकता।
0.1 0 से कुछ डिस्टेंस पे होगा ना, तो उसके दरमियान अगर हिट हो गया तो जी 0 पॉइंट, तो आप कह रही हैं 0.25 और 0 के दरमियान कोई फासला नहीं है, और तो फिर क्या करें? नेक्स्ट नंबर। तो जनाब कई रैंडम वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ इन्फिनिट होते हैं, यानी उनकी वैल्यूज़ इन्फिनिट होती हैं, बल्कि वो कॉन्टीन्यूस भी होते हैं। कॉन्टीन्यूस वो होता है डेटा या रैंडम, एक रैंडम वेरिएबल कॉन्टीन्यूस है, इससे क्या मुराद है ये सुन लें गौर से। इससे मुराद ये है कि आपका जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट आप फॉर श्योर बता नहीं सकते, क्योंकि वट एवर यू स्पेसिफाई देयर आर पॉइंट्स इन बिटवीन, दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूस। समझ आ रही? अभी तो आप ये देख रहे हैं ना 0 से 1 के दरमियान इन्फिनिट है, 0 से जो भी आप और कोई पॉइंट बताते हैं, 0 से नेक्स्ट पॉइंट लेट से 0.0001 लेट से, उसके दरमियान भी इन्फिनिट पॉइंट्स। सही है? अब एक छोटी सी चीज़ और फिर हम ये ख़त्म करते हैं। जब हमारा रैंडम वेरिएबल फाइनाइट था, यानी उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो फाइनाइट थी, तो हमने बड़ी खूबसूरती से लिख दिया कि यार सारे रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं ना उन पे सम 1 होना चाहिए। सही है? व्हाट इफ द रैंडम वेरिएबल टेक्स इनफाइनाइट वैल्यूज़, व्हाट इफ इट टेक्स इनफाइनाइट वैल्यूज़, तो मैं अभी कोर्स में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर वो इन्फिनिट वैल्यूज़ भी ले, एज लॉन्ग एज वो कंटिन्यूस ना हो, वी कैन स्टिल सेटिस्फाई दिस कंस्ट्रेंट। इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, सही है? बल्कि मैंने आपको एक क्विज़ भी दिया था, अगर आपको याद हो, आपने तब तक कॉइन टॉस करना है जब तक हेड ना आए। सही है? उसमें अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ जीरोज इज़ माई रैंडम वेरिएबल, तो नंबर ऑफ जीरोज इन्फिनिट हो सकते हैं ना? नंबर ऑफ जीरोज कोई भी नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, इन्फिनिट हो सकते हैं ना? उस पर भी मैं आपको डिफाइन करके दे सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटीज़ में हर रैंडम वेरिएबल को इस तरह डिफाइन कर दूंगा, रैंडम वैल्यूज़ को, कि टोटल सम 1 आएगा। प्रॉब्लम आती है जब इन्फिनिट तो हैं ही, कंटिन्यूस हैं, देन देयर इज़ नो वे कि आप नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ असाइन करें और सम 1 हो जाए, वो हमेशा 1 से ओवरफ्लो करेगा। तो कंटिन्यूस के केस में हमें कोई स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है प्रोबेबिलिटी की, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से करेंगे। सही है जी? ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।